नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अकेडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एमसीक्यू सीरीज में। चलिए, आज है 13 नवंबर, टाइम है कम, टाइम होता है 10 मिनट, तो जल्दी से आज के एमसीक्यूज को पढ़ लेते हैं, जल्दी से उनको समझने की कोशिश करते हैं। 13 नवंबर आज हमारा दूसरा एपिसोड है। कल से हमने कार्यक्रम शुरू किया था, याद रखिएगा। सिंपल सी बात है, आज के दिन के समाचार जो हैं, आज के दिन की खबरें जो हैं, उसमें 4, 5, 6, 7, 10 जितने सवाल सही लगे उतने सवाल हम लेके आते हैं रोजाना आपके लिए, ताकि एमसीक्यू करने की प्रैक्टिस बनी रहे, एमसीक्यू करने का आपका एक जो प्रतिबद्धता है, विचारधारा है, वो बनी रहे, और एक जो है एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ पाए, आत्मविश्वास आपके अंदर आ पाए। ये याद रखिएगा, पढ़ना और प्रॉब्लम सॉल्व करना दो अलग चीजें हैं। कभी भी इनको एक ही मत मान लीजिएगा कि पढ़ लिया तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। पढ़ना और प्रॉब्लम सॉल्विंग दो अलग अलग चीजें हैं, उन दोनों को लेकर आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, वो दोनों स्किल्स आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो 19,999 रुपए में हमारा सब्सक्रिप्शन अभी आपको मिल सकता है। कोड क्या लगाना है? अतुल जैन, आपको पता ही है, ATULJAIN, ये कोड लगाइए और हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बेस्ट टीचर्स के माध्यम से अपनी तैयारी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सबकी तैयारी को एकदम कंप्लीट कीजिए, सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए जी, चलते हैं आज के सवालों पर। ये सब आपको छोड़ दीजिए। हाँ जी, तो अब ये एक सिंपल सी चीज देखते हैं। किसी राज्य द्वारा गो संरक्षण को नीति निदेशक तत्व मानना किस अनुच्छेद की पूर्ति करता है? बताइए भाई, बहुत सिंपल सी बात है, डायरेक्टली पॉलिटी बेस्ड आर्टिकल है। और कई बार इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो हम क्या कहते हैं कि इसमें कई बार क्या होता है, माफ कीजिएगा, हाँ जी, तो इसमें जो आपको कई बार क्या इसमें देखने को मिलता है कि ये कानून नहीं है, लेकिन कई राज्य जो है इस तरह के कानून बनाते हैं। गौरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि गुजरात सरकार ने एक कानून बनाया है कि गौरक्षा पर किसी को भी आजीवन कारावास दिया जा सकता है गाय की हत्या पर। तो गौरक्षा को लेकर बहुत चर्चा फिर से शुरू हो गई है। भारत का संविधान गौरक्षा को आर्टिकल 48 के तहत एक नीति निदेशक तत्व बनाता है, डीपीएसपी बनाता है। डीपीएसपी क्या होते हैं? ये ऐसे भाग होते हैं कानून के जो कि कानूनी एनफोर्सेबल नहीं होते, जो कि कानूनी तौर पे जरूरी नहीं है कि लागू किए जाएं, जिनको लागू करने की कोई बाध्यता नहीं होती, लेकिन आप इन्हें क्या करते हैं भाई, आप इनको लागू करने के राज्य से उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है। तो आर्टिकल 48 जो है वो आपका एक ऐसा डीपीएसपी है जो गौरक्षा की बात करता है, गाय की हत्या, गाय और गौवंश की हत्या रोकने की बात करता है। चलिए, तमिल फिल्म देसिया थलाइवर जो है ये किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? एमजी रामचंद्रन, कमल हसन, के हमराज या अन्ना दुरई? भाई, इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे के कामराज साहब, उनके जीवन पर यह फिल्म बन रही है देसिया थलाइवर, और उसको लेकर कुछ लोग कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें कामराज की विचारधारा को, कामराज के काम करने के तरीके को, कामराज के जीवन में गलत चीजें दिखाई गई हैं, वो चीजें दिखाई गई हैं जो सत्य नहीं है। एक बार फिर से भारत में बहुत बड़ी डिबेट यह हमेशा से रही है कि फिल्मों के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो वास्तविकता से कितनी नजदीक होती है और कितनी परे होती है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आप जब किसी व्यक्ति के जीवन पर सिनेमा बनाते हैं तो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आप उसमें कितनी छूट ले सकते हैं, कितना अलग दिखा सकते हैं, यह विवाद भारत में हमेशा से रहा है। तो ये जो है ये के कामराज पे आधारित फिल्म है, ये याद रखिएगा। तो भाई ये सिंपल सा तर्क आजकल, क्योंकि एक हम कह सकते हैं कि न्यूज साइकिल में आजकल ये फिल्म बनी हुई है। चलिए, अक्टूबर 2025 की मुद्रास्फीति गिरावट का प्रमुख कारण बेस इफेक्ट कहा गया। अभी आपको आज सुबह पढ़ाया था कि बेस इफेक्ट एक प्रमुख कारण है। बेस इफेक्ट इनमें से किसे सूचित करता है? इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्चुअल आर्टिकल है। याद रखिए, यूपीएससी आजकल इकोनॉमिक्स में यही सब पूछता है। इकोनॉमिक्स में यूपीएससी अब आपसे और कुछ ना पूछकर यही सब पूछता है कि भाई ये चीज न्यूज में रही, बताओ इसका मतलब क्या है। बस ये सवाल आते हैं आजकल यूपीएससी में इकोनॉमिक्स में। तो बेस इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि बेस इफेक्ट हमको देखने को मिला। बेस इफेक्ट है क्या? आधार वर्ष के आंकड़ों में असामान्य वृद्धि से उत्पन्न तुलनात्मक भ्रम, कि आप जिस साल से तुलना कर रहे हैं उस साल का डेटा बहुत ही असामान्य था, इसलिए भ्रम रहा। यह आपको बताया है, यही सही बात भी है कि भाई पिछले साल जो है वो मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा थी, तो इस साल अगर मुद्रास्फीति में गिरावट आ रही है तो ये गिरावट जो है ये अपेक्षाकृत कम मानी जाती है। ये गिरावट की जो परसेंटेज है वो हमको कम नजर आती है ना। यही हो रहा है बेस इफेक्ट। मौद्रिक आधार में वृद्धि, कोई मतलब नहीं है। जीडीपी आधार संशोधन, नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसका फर्क पड़ सकता है लेकिन बेस इफेक्ट का मतलब यह नहीं है। कृषि उत्पादन में गिरावट, कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो आधार वर्ष के आंकड़ों में असामान्य वृद्धि से उत्पादन तुलनात्मक भ्रम जो है उसको हम बेस इफेक्ट कहते हैं। बेस इफेक्ट का मतलब यही होता है। चलिए
अगला सवाल, इनमें से किस पर्वत श्रृंखला की परिभाषा निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राज्यों पर दबाव डाल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है कि भाई इसमें इस पर्वत श्रृंखला की परिभाषा क्या है, क्योंकि पर्वतों को में जो खनन है, जो माइनिंग है, उसमें वो पर्वतों पे माइनिंग को लेकर कई तरह के प्रतिबंध हैं। तो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये राज्य जो हैं इस पर्वत श्रृंखला की अलग अलग परिभाषा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको ज्यादा खनन करने की अनुमति मिल पाए, ताकि उनको जो है उनकी खनन की गतिविधियों में किसी तरह की रुकावट ना आए। ये ऐसा प्रयास ये कर रहे हैं। तो वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसमें खनन जो है वो करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई है कि भाई हरियाणा ने जिस तरह से इसको परिभाषित किया है ये सही परिभाषा नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो अभी इसको सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेट करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है इसके बारे में बातचीत करेगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके सही उत्तर चुने। मंत्रियों पर आपराधिक मामलों में हटाने वाले बिल पर बनी संसदीय समिति में 31 सदस्य हैं। यह बात सही है कि नहीं है? एक बिल लाया गया था कि भाई जिस पर भी अगर आपराधिक मामला हुआ और गिरफ्तार किया गया उसको हटाया जाएगा पद से। इसमें 31 सदस्य हैं, यह बात सही है। 31 सदस्यों की समिति बनी है। जेडीयू के सांसद अपराजिता सारंगी इसके अध्यक्ष हैं। नाम सही है, पार्टी गलत है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई इसमें क्या है, नाम सही है, अपराजिता सारंगी इसके अध्यक्ष हैं, लेकिन वो जेडीयू के नहीं है, बीजेपी के हैं, तो पार्टी गलत है। कई बार यूपीएससी आजकल ये करता है कि एक ही स्टेटमेंट में दो तथ्य डाल देता है, उसमें से एक सही होता है, एक गलत होता है। तो हम में से जिसने पढ़ा होगा नोट्स में अपराजिता सारंगी अध्यक्ष में, खुश हो जाएगा, हाँ बस टिक कर देगा, लेकिन जल्दी नहीं करनी है, आराम से करना है। जेडीयू पार्टी गलत है, तो यह आपका जो है गलत हो गया। जेडीयू के सांसद नहीं है, वो आपके बीजेपी के सांसद है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ए आपका सही उत्तर हो गया, केवल एक। चलिए कथनों पर विचार करें, सही उत्तर चुनें। नए नियमों के अनुसार ग्रेफाइट पर कार्बन की मात्रा के अनुरूप रॉयल्टी लगेगी। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है कि भाई जो आपके रेयर मिनरल्स होते हैं उन पर रॉयल्टी को पुनर्निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि रॉयल्टी बेसिकली कम करी गई है, ईज ऑफ करी गई है, ताकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको आसानी से उनका एक्सट्रैक्शन और ज्यादा हो पाए। तो ग्रेफाइट में 80% से कार्बन जिसमें ज्यादा है उस पर रॉयल्टी कम है, जिसमें 80% से कार्बन कम है उस पर रॉयल्टी थोड़ी ज्यादा है। तो पहला कथन सही है कि कार्बन की मात्रा जब ज्यादा होगी तो रॉयल्टी अलग है, कार्बन की मात्रा कम होने पर रॉयल्टी अलग है। जर्कोनियम पे 2% रॉयल्टी लागू होगी, नहीं, जर्कोनियम पे रॉयल्टी बदल के 1% कर दी गई है। तो आपका पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ए आपका सही जवाब हो गया। यह आज के द हिंदू में यह न्यूज है, यह रिपोर्ट आज के द हिंदू में छापी गई है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, सही उत्तर चुनें। सीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रभावित देशों में भारत 5वें स्थान पर है। ऐसे देश जहां पर पर्यावरण का मैक्सिमम प्रभाव पड़ रहा है, भारत 5वें नंबर पे है, नहीं। सीआरआई की रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत जो है वो 9वें नंबर पे है। दुनिया में और भी देश हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, भारत भी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से है, पर 9वें नंबर पे है, 5वें पर नहीं। 1995 से 2024 के बीच मौसमी घटनाओं से 8.32 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। यह बात सही है। आमतौर पर जहां इतना बड़ा आंकड़ा वगैरह दिया हो तो वो सही ही होता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी हमारा सही जवाब इसमें हो गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बस हम कल फिर मिलेंगे एक बार, कल के अखबार, कल के न्यूज से जो करंट अफेयर्स हैं उनके साथ। लेकिन तब तक याद रखिए अनअकैडमी के माध्यम से तैयारी करेंगे। 19,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, अतुल जैन कोड लगाना है। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। यूपीएससी में एमसीक्यूज को क्रैक करने का बस यही एक तरीका है। ठीक है जी, चलिए तो कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे हिंदू की क्लास के साथ और शाम को 5 बजे हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ। इस क्लास, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।